नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ में लगातार अवैध बसों का बोलबाला हो रहा है। विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाही किए जाने के बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध बसें चलाई जा रही हैं और फरीदाबाद में ये अवैध बसें चल रही हैं। कई बार विभाग के द्वारा अवैध बसों के मोटे मोटे चालान भी काटे गए, बावजूद इसके अवैध बस चालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में आरटीओ विभाग में बल्लभगढ़ बस स्टैंड के पास अवैध बसों पर कार्यवाही करते हुए उनके चालान काटे और तस्वीरों में जो नजारा दिखाई दे रहा है बल्लभगढ़ के बस स्टैंड के सामने का है, जहां पर अवैध तरीके से चलाई जा रही बसों पर कार्यवाही करते हुए आरटीओ विभाग में उनके मोटे मोटे चालान किए गए। दरअसल आपको बता दें कि काफी लंबे समय से अवैध बसों द्वारा यहां पर कार्यवाही की जा रही है, बावजूद इसके बस संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हालांकि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अवैध बसों को लेकर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं। आदेशों की पालना करते हुए आरटीओ विभाग ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से 5 अवैध बसों के चालान किए गए। इस दौरान इंस्पेक्टर ने बताया कि समय समय पर हम पूरे फरीदाबाद में अवैध बसों और ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही करते रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आज आरटीओ विभाग सख्त नजर आ रहा है और लगातार 4 बसों के चालान काटे गए हैं, किस तरीके से? जो भी गाड़ियां यहां से या फरीदाबाद मेरी जुडिक्शन के अंदर से बगैर परमिशन के, बगैर किसी अथॉरिटी के अगर सवारियों को लेकर जा रहे हैं तो वो इलीगल काम कर रहे हैं और ऐसी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनको जो भी गाड़ी सामने आती है या फिर अपने सोर्सेज से पता चलता है उनका चालान करते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से अवैध जो बस है कहीं ना कहीं वो चल रही हैं, तो उसको लेकर कितना समय समय पर क्या अभियान चलाया जाता है? रेगुलर कितना इन्हें जो है चालान किया जाता है? रेगुलर किया जाता है, लेकिन क्योंकि एक ही जगह पर रह करके नहीं कर सकते, बाकी दूसरी गाड़ियों के भी या दूसरी जो ओवरलोड व्हीकल हैं उनके भी चालान करने होते हैं। तो इसलिए जब भी ये लगता है कि हाँ यहाँ पर आज गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके हिसाब से हम चालान करते हैं। आज कितने को चालान किया और कितने के अमाउंट के जो चालान आज हो चुके हैं? आज 5 गाड़ियों का चालान हम कर चुके हैं। चल बढ़ते अगली खबर की और। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में 3 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में हो सकता है बैलेंस कांग्रेस के हाथ में आ जाए और 5वें राज्य का कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 1966 से लेकर सन 2000 तक हरियाणा पर कुल कर्ज 70,000 करोड़ था, लेकिन सन 2014 से लेकर ये कर्ज 2.5 लाख करोड़ का हो चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद के सेक्टर 7 में कांग्रेस वरिष्ठ नेता जगन डागर के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ फरीदाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की फसलों पर उन्होंने कहा कि ये कानूनी अधिकार है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सन 2014 में हरियाणा का हर व्यक्ति की आय में और निवेश में भारत में नंबर 1 पर था, लेकिन आज बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश में विकास कार्य नहीं हो रहे, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। नौकरी में 75% आरक्षण देने के मामले पर उन्होंने कहा है कि इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं। युवाओं के आंख में धूल झोंकी जा रही है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ दो किस्म के डोमिसाइल है, एक 15 साल का और इसमें जो आएगा उसका 5 साल। तो हरियाणा के तो वैसे ही कह रहे हैं हरियाणा के युवकों को उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है, इससे किसी को भी लाभ नहीं है, बल्कि जो एसोसिएशन करें उनको इन्वेस्टमेंट आने में दिक्कत होगी। लेकिन ये बेसिकली हरियाणा के यूथ को गुमराह करने की बात है, आंख में धूल सर, हाल में आपने जुमला बताया था आपने आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि 2014 से लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और राज्य दर राज्य मतलब वो जीत हासिल करती जा रही है, ग्राफ बढ़ाती जा रही है। आप किस नजरिए से 5 राज्यों के चुनावों को देखते हैं? ऐसा है, 2014 में कितनी जीत आई थी और 2019 में कैसे इनकी सरकार बनी सबको मालूम है। जो मतलब एक जो कहता था 75 पार करेंगे हम, एक कहता था इनको यमुना पार करो। हम दोनों यार बने हुए स्वार्थ में, सबको मालूम है। और ये आज बिल्कुल विफल सरकार है, हर वर्ग इस सरकार से रुष्ट है। आप स्वयं देख लो, आप जाओ स्कूलों में तो मास्टर नहीं, स्कूल खाली। आप जाओ अस्पतालों में, वहाँ डॉक्टर नहीं। आप जाओ दफ्तरों
चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और आपको बताएंगे सड़कों के चलते हाल हुए बदहाल। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन महज कहने भर से फरीदाबाद स्मार्ट सिटी रह गया है। सड़कों की टूटी हालत, कूड़े के ढेर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की कहानी को बयां करते हैं। सरूरपुर गांव में पानी निकासी ही नहीं बल्कि यहां की टूटी फूटी सड़कों की समस्या भी बहुत बड़ी है। सरूरपुर गाँव की हर सड़क की दशा बहुत दयनीय है। गाँव की सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। वहीं सड़कों पर 2 से 3 फीट गहरे गंदे पानी के गड्ढे भरे हुए हैं। इसका कारण आए दिन यहाँ पर लोग गिरते रहते हैं और कोई ना कोई चोटिल अक्सर होता ही रहता है। सड़कों की खस्ता हालत के लिए लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन दूर दूर तक कोई समाधान नहीं हुआ। इलाके में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब टूटी सड़कों पर कोई जानलेवा दुर्घटना ना घटे। लोगों का कहना है कि विकास कार्यों को लेकर ना तो कोई विधायक कोई दिलचस्पी दिखा रहा है और ना ही गांव के वर्तमान सरपंच। आज भी गांव के लोग नर के जीवन जीने को मजबूर हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये जो रोड है ना सारा खराब हुआ पड़ा है, गड्ढे हैं, इसमें पानी भर जाता है तो ये ऑटो वगैरह भारी वाहन चलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मतलब कभी कभी तो फंस जाते हैं, निकल भी नहीं पाते हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने देखा था कल भी एक्सीडेंट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सरकार से क्या कहना चाहिए चैनल के माध्यम से? हमारा ये सीवर लाइनें डाली हैं, ये लाइनें जब से टूटी हुई हैं, सारी रोड टूट चुकी है। उसके बाद इसे बनाने की कोई कार्रवाई नहीं है। रोड वाले आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मलबा डालते हैं, इसे टेम्परेरी रिपेयरिंग करते हैं और वो बारिश आती है या कोई थोड़ा सा पानी भरता है, वो फिर गड्ढे वहीं के वहीं हो जाते हैं। कितनी ट्रॉलियाँ, कितने टेम्पू, कितने ऑटो सिलेंडर वाले पलट चुके हैं यहाँ पर, किसी चीज़ की कोई कार्रवाई नहीं है। टोल भी देते हैं आप लोग यहाँ टोल फ्री फंड का दे रहे हैं, जबकि टोल वालों की जिम्मेवारी बनती है जब तक रोडों पर गड्ढे हैं तो रिपेयरिंग करने की उसकी पूरी जिम्मेवारी है। जहाँ तक सड़क खराब है उसे बनाने की टेम्परेरी पूरे टाइम की जिम्मेवारी होती है कि जब तक टोल चल रहा है जब तक सड़क में गड्ढे नहीं हो सकते। टेंडर पास हो चुका है, फिर भी कोई आश्वासन मिला है सड़क बनने अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। ये नाले से लेकर नंगला तक यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थोड़ा थोड़ा सा मलबा डालते हैं, वो भी डाला नहीं डाला, इसी को खुर्च के इसी पर डाल देते हैं, इसी को खुर्चते हैं। ये देखो कहाँ से कहाँ तक कितने गड्ढे बना रखे हैं। अगर बारिश पड़ जाए तो कितनी बुरी हालत हो बारिश पड़ जाए तो सवारी निकलने के लिए जगह नहीं, पैदल चलने के लिए पहुंचाई गई है। पर पाली से लेकर यहाँ तक सारा रोड ही ऐसा है ये, और करीबन इस पर काफ़ी हमारे भाई हैं पाली के, इन्होंने भी टूल पे जाके कई बार हंगामा किया है और जाम वगैरह भी लगाया, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। और पूरी रोड की वीडियो बना के डाली हुई है उन्होंने, कई बार मतलब वायरल करी है, पर कुछ सुनवाई नहीं होती है। टूल वाले आते हैं, सिर्फ अपनी यहाँ पे खड़े होंगे, फ़ोटो खींच के वो चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस पर आगे कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बारिश के समय कितना बुरा हाल हो जाता है? बारिश के समय इस पर लगभग डेली के कम से कम भी 2-4 एक्सीडेंट तो पक्के हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो पलट जाती हैं। सिलेंडरों के यहाँ पे 2 एजेंसी हैं, हमारी भारत गैस की और एक इंडियन की, दोनों के दोनों ही मतलब पलट जाते हैं वो सिलेंडर, और काफ़ी बहुत दिक्कत होती है। तो जाम काफ़ी लंबी लग जाता है, कम 4-4 घंटे का जाम लग जाता है यहाँ पे। पर डे का यही है, आप शाम के टाइम देखोगे 5 बजे के बाद 9 बजे तक आपको यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मेन सड़क है? हाँ, मेन सड़क है, इंडस्ट्री एरिया हमारे भीतर। यहाँ पे 100 से ज़्यादा अधिक कंपनियाँ हैं जिनका जो टाइमिंग होती है 5 से 9 की टाइमिंग होती है जो छुट्टी की, तो पब्लिक आती है। तो ये लगा लो बहुत नीरज शर्मा, उनसे शिकायत की हो आपने? शिकायत की है लोगों ने, हमने तो नहीं की, पर लिखा और लोगों ने शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आप टोल भी भरते हैं फिर भी? सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर कई बार हादसे होते हैं, जाम वाम भी लगाए 1-2 बार, तो कोई सुनवाई नहीं होती आगे से। क्या मानते हैं टेंडर पास हो जाते हैं फिर भी रोड नहीं बन के तैयार हो? नहीं हो रहा कुछ, रोज़ हादसे होते हैं, रोज़ गड्ढे हो जाते हैं, पानी बरसने पर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऐसे ही चलता रहता है। भैया आवाज़ क्या है कि सड़क बन जाए, लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के आसपास के सभी लोग दुकानदार हैं और ये चारों तरफ बसापत है, यहाँ पे कंपनी एरिया भी है, बहुत लोग परेशान हैं। अगर सड़क बन जाए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और बल्लभगढ़ अनाज मंडी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कट बंद होने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। कट बंद होने से लोगों को रॉन्ग साइड चलकर जाना पड़ रहा है, जिससे कि एक्सीडेंट की भी काफी संभावना बनी रहती है। रॉन्ग साइड वाले लोगों का कहना है कि कट बंद होने से काफी परेशानी हो रही है। अगर किसी को फरीदाबाद NIT की तरफ जाना हो तो उसे या तो करीब 2 किलोमीटर दूर U-टर्न करके आना पड़ेगा या उसे रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा। इस दौरान लोगों ने कहा कि रॉन्ग साइड जाने पर पुलिस चालान काट देती है। ऐसे में अब आखिरकार इंसान जाए तो जाए कहाँ।
लोगों ने कहा कि या तो इस कट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए या इसे पूरी तरीके से खोल कर रखा जाए, जिससे आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। अगर ये कट पूरी तरह से खुल जाता है तो लोग रॉन्ग साइड से निकलना भी बंद कर देंगे, इसलिए इस कट को खोल देना चाहिए। जोगिंदर, रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हो आप लोग? इसलिए चल रहा है कि बंद है रास्ता ने, कट बंद है। क्यों बंद किया हुआ है? ये तो सब जाने वो किसने बंद कर रखा है? ये तो हमें नहीं पता है। जब क्या दिक्कतें आ रही हैं इसको बंद होने से? दिक्कत बंद में माल लोड करने के बाद ये बंद, अब जेसीबी से घूम के आना पड़ता है। जेसीबी चौक से घूम के आना पड़ता है? हाँ जी। तो रॉन्ग साइड आप चल रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका वो नहीं है कोई? पता नहीं जी। साइड वालों को चालान कर देते हैं 500 का। क्यों बंद किया गया कट? पता ही नहीं क्यों बंद कर रखा, 5-6 महीने से बंद करा हुआ। बीच में खोल भी देते हैं? शाम को खोलते हैं बस 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद? हाँ। और पूरे दिन भर पूरे बंद। अगर किसी को यू टर्न करके लेके आना तो कहाँ से लेके आएगा? जेसीबी पार करके। जेसीबी पार करके हाँ, आएगा। 56 के मोड़। साइड जाते हो तो क्या दिक्कत आती है? कोई परेशानी है कोई? ताकि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये बंद कर रखा है ना, इसकी वजह से कट बंद किया हुआ जो, उसकी वजह से रॉन्ग साइड आना पड़ रहा है हमें। क्या दिक्कत होती है उससे? दिक्कत होती है अगर टेल दड़वाना है हमें तो घूम के आना पड़ेगा उधर से, और सेक्टर 16 जाना है तब भी इधर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो रॉन्ग साइड चल रहे हो तो? सर कट बंद कर रखा है। कट बंद कर रखा है? हाँ जी। इसलिए रॉन्ग साइड जा रहे हो? बिल्कुल सर। क्यों बंद कर दिया, कोई कारण? सर पता नहीं कोई कारण, दोपहर में बंद कर देते हैं, सुबह 7:30 बजे के बाद बंद कर देते हैं, तो पुलिस वाले तो रॉन्ग साइड चलना पड़ता है। पूछा आप लोगों ने कभी? नहीं बताया जी, कभी बंद कर देते, कहते रॉन्ग साइड जाइए। टाइम टेबल क्या आदेश है ऊपर से? सर ये जब से ये बंद करा हुआ कई महीने हो गए इसको, ऐसे तो 11 से 5 खुलता है यार, सुबह शाम इसलिए बंद होता है क्योंकि ज़्यादा जाम रस होने के कारण। अगर ये खोल देंगे शाम को तो ज़्यादा रस होगा तो पीछे तक जाम लगा चलेगा, इसलिए हाईवे का मेन कट है ये, यहाँ से कॉलोनियों को भी टच करता है, मंडी को भी टच करता है। सर ये तो हाईवे वालों ने बंद कर बंद रखा होने है। के बाद में यू टर्न करने के जेसीबी चौक तक लोगों को जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं इस कट को बंद होने से। इसमें सर क्या है, ये हाईवे वालों ने बंद किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा छोड़ा हुआ बस, क्योंकि इसमें अगर शाम को बड़े ट्रक आएंगे जैसे तो ज़्यादा जाम लग जाता है। शाम को अफसरों के आदेश है भैया, तो 11 से 5 तक खोलना, उसके बाद सुबह शाम बंद रखना, क्योंकि जाम से बचने के लिए लोग परेशान ना हो ज़्यादा, इसलिए जो लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं उनके पुलिस चालान भी कर रही है। हाँ ये तो करते हैं सर, आते हैं हमारे जेडो साहब भी आते मजबूरी है हैं। उन लोगों की रॉन्ग साइड चलना, नहीं तो यू टर्न कम से कम 5 किलोमीटर यू टर्न करके लेके आना पड़ता है। अब क्या है सर, यहाँ पर जैसे मंडी में जाना होता है किसी को तो यहीं से निकलते हैं, क्योंकि वो अब कहाँ जाएंगे फिर मंडी वाले, लोगों का इसलिए खास तौर पर ये भी कहना कि क्या तो कट को बिल्कुल बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए। सर वो तो हाईवे वाले करेंगे ना बंद, हम क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए रुकेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के सीही गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने एक दूसरे युवक पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। बता दें कि 1 साल पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। एक बार फिर दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। यह पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस पूरे झगड़े में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे सेक्टर 8 के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। फिर बढ़ते अगली खबर की और। आगामी चुनाव पर शहरी समुदाय को जोड़ने के लिए जेजेपी ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने सोहना में परिषद पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ एक मीटिंग की। वे कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर वो पूरी तरह से तैयार रहे। महासचिव ने कहा कि जेजेपी इनेलो के पुराने सीमित दायरे से बहुत आगे आ चुकी है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य शहर के समाज को फोकस करना है। 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत मिलेगी। महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा की 54 सीटों पर उनके कितने खातों में सीट आती है, उसको लेकर अभी ये तैयारियां शुरू कर दी गई है। नगर परिषद के होने वाले डायरेक्ट चुनावों को पार्टी सिंबल से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। मीडिया के साथ तो आज हमारा मकसद जो सोना के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आने का था, वो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज की मीटिंग थी, जिसमें पार्टी समर्पित लोगों, पार्टी से जुड़े हुए 21 वार्ड के लोगों से आज हमने मुलाकात की। आगामी चुनाव की तैयारियां समय पे की जाए, कमर कस ली जाए, चुनावी मोड में आ जाए, लोगों से संपर्क साधा जाए, पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए
और शहर की और गांव की सम्मिलित सीट पर पार्टी की फतेह हो, इसके लिए आज हमने विचार एक दूसरे से साझे किए। 11 तारीख चौटाला जी की अर्बन लोग जो हैं उन्हें पसंद करते हैं, पढ़े लिखे 33 साल के योग्य युवा के तौर पर, एक आइडल के तौर पर उन्हें देखते हैं। हमारी पार्टी का जो चेहरा है, तो शहरों में हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी के विस्तार का ये बहुत अच्छा अवसर है और हम सोना की सेवा करना चाहते हैं। ये अभी तक हम पिछले 2.25 सालों में संयुक्त रूप से चुनाव लड़े हैं और ये चुनाव भी हम संयुक्त रूप से लड़ेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन में बिजट का नहीं। 75% हमारा मिशन है, उसको एक उसके तौर पे ना देखा जाए। उस मिशन की कामयाबी के लिए हम हर संघर्ष करने को तैयार हैं और हर सैक्रिफाइस देने को तैयार हैं। वो लागू होगा, आज नहीं तो कल, कुछ देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं है। हरियाणा की युवा की बेरोजगारी की खाई को हम भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीद है। अरविंद जी की जो सोच है, वो जो हमारी पुरानी पार्टी को जहां एक सीमित दायरे तक रखा गया, उससे हम बहुत आगे। खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। पलवल बार एसोसिएशन में अधिवक्ता के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद वकील एकजुट होने शुरू हो गए हैं। इस मामले को झूठा बताते हुए कैंसिल कराने की मांग को लेकर वकील हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द ही उनकी सुनवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर के वकीलों से संपर्क कर हड़ताल किए जाने की रूपरेखा बनाई जाएगी। वकीलों का कहना है कि ये झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। वकीलों को प्रताड़ित करने के लिए ये कार्यवाही की गई है। हड़ताल में बैठे अधिवक्ता टीकाराम हुड्डा ने बताया कि बिना किसी जांच के केवल 5 सेकंड की वीडियो के आधार पर गांव स्वामिका निवासी अधिवक्ता सूरज के खिलाफ इस केस को दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला पुलिस कप्तान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होगी। बावजूद इसके पुलिस ने बिना जांच के इस मामले को दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा, फिलहाल पलवल होडल हतीर के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं पलवल बार के अधिवक्ता चरण सिंह रावत ने बताया कि SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल कर लोगों को परेशान किया जाता है। इस तरह से एक जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ ये मामला दर्ज किए जाना सरासर गलत है। उन्होंने इस मामले को झूठा करार देते हुए कैंसिल किए जाने की बात कही है। मैं चरण सिंह रावत। क्या मामला ये? मामला ये कुछ नहीं है, SC/ST एक्ट का नाजायज फ़ायदा उठा के और लोगों को सिर्फ हरासमेंट करने के लिए ये SC/ST एक्ट का यूज कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं, ये तो गलत है। किसी भी वकील को या किसी भी जिम्मेदार आदमी को कोई कहीं सुधार करना चाहता है और उस पर SC/ST एक्ट जो ये लगाते हैं, ये गलत है। ये कतई बिल्कुल विपरीत है। हर चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए थी। सर क्या नाम है आपका? टीकाराम हुड्डा है। आज जो वकीलों ने हड़ताल की किस मामले में की है सर? ये सूरज वकील साहब पे 410 नंबर FIR 3 ताले में वो झूठा हुआ है, एडिट करके एक वीडियो SC/ST एक्ट का जी। और जिसके बारे में SP साहब से मिले थे, उन्होंने पहले कह दिया था कि ये नहीं बनती है, इसको कैंसिल कर देंगे। फिर बाद में कहने लगे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें न्याय के लिए हड़ताल की और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब से ये SP पलवल आए तब से SC/ST एक्ट की कुछ ज़्यादा ही पर्चे दर्ज करने लग गए। इसलिए ना ये ज़रूरी था। एक होटल में भी हुआ वकील साहब पे, तो इनके लिए न्याय के लिए ज़रूरी थी। तो हड़ताल यहीं पे ही होटल भी है? होटल भी है। 3 मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।